Hello students, this is CA यशोदा शर्मा from My Future Academy. नेशनल डेवलपमेंट, जिस तरीके से अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की खुद की डेवलपमेंट कि कैसे हर एक इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट अलग अलग हो सकती है, वैसे ही अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट के लिए, पूरे नेशन की डेवलपमेंट। अब क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के लिए खुद की डेवलपमेंट अलग हो सकती है, तो उसी सेम इंडिविजुअल के लिए नेशन की डेवलपमेंट भी अलग अलग हो सकती है। सपोज आप 5 फ्रेंड्स हो और अगर पांचों के व्यूज जाने जाए कि आपके अकॉर्डिंग नेशनल डेवलपमेंट क्या होगा, तो सबके व्यूज उस पर अलग अलग आएंगे। कोई बोलेगा जिस कंट्री के पास पैसा बढ़ रहा है, जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा पैसा है वो उतनी ज़्यादा डेवलप्ड है। किसी के थॉट्स ऐसे हो सकते हैं कि जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा लोग एजुकेटेड है, वो कंट्री डेवलप्ड है। किसी के थॉट्स ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पर कोई पॉवर्टी नहीं है, इक्वालिटी ऑफ इनकम, हर एक इंसान के पास इक्वल इनकम है, हो सकता है वो कंट्री सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हो। तो यहाँ पर भी यही सेम चीज़ है कि एक कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है नेशनल डेवलपमेंट का। डिफरेंट पर्सन के अकॉर्डिंग नेशनल डेवलपमेंट अलग हो सकती है और वहाँ पे उनके जो डेवलपमेंट के आइडियाज़ है वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। कि अगर एक सोचता है कि इनकम से नेशनल डेवलपमेंट जानी चाहिए, होनी चाहिए, तो हो सकता है कोई दूसरा बोले नहीं, इनकम से नहीं होनी चाहिए। राइट, सो यहाँ पर भी हमें वही दे रखा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट as well as conflicting notion of a country's development। हर किसी का अलग अलग आइडिया हो सकता है नेशन की डेवलपमेंट का। अब हम किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर करें, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एक कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है या कम डेवलप्ड है? क्योंकि जनरली हम यूएसए के लिए कोई भी एग्जांपल लेते हैं, हम यूएसए का एग्जांपल लेते हैं कि यूएसए इज़ डेवलप्ड कंट्री बट इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास किस तरीके से आएगा, हमने कौन से पैरामीटर्स चूज़ किए हैं जिससे हम यूएसए और इंडिया को कंपेयर कर सके और ये बता सके कि हाँ एक्चुअल में यूएसए डेवलप्ड है और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। जिस तरीके से अगर हम क्लास में भी स्टूडेंट्स का कंपैरिजन करें, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एक स्टूडेंट है वो परफेक्ट है? क्योंकि हो सकता है जो एक स्टूडेंट है वो बहुत इंटेलिजेंट हो लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छा ना हो। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा स्टूडेंट हो वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है लेकिन स्टडीज़ में एवरेज हो। थर्ड स्टूडेंट जो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, स्टडीज़ में भी अच्छा है, लेकिन उसका कम्युनिकेशन अच्छा ना हो। राइट, सो ऐसे यहाँ पर अगर डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं तो हम उन स्टूडेंट्स को किस तरीके से कंपेयर करेंगे? हम कंपेयर करेंगे कि हम उन स्टूडेंट्स को किस चीज़ के लिए चूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक म्यूज़िक बैंड बनाना है तो हम इंटेलिजेंट स्टूडेंट को चूज़ करेंगे या हम ऐसे स्टूडेंट को चूज़ करेंगे जो म्यूज़िक में अच्छा हो? डेफिनेटली जो म्यूज़िक में अच्छा हो। तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन किस बेसिस पे किया कि म्यूज़िक में कौन सा स्टूडेंट अच्छा है। राइट, सो इसी तरीके से अगर हमें नेशन को कंपेयर करना है तो हम 3-4 पैरामीटर्स को लेते हैं, 3-4 फैक्टर्स को लेते हैं, उन बेसिस पे हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि एक कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। For comparing the country, their income is considered to be one of the most important attributes। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि बहुत सारे attributes है कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए, फिर भी उसके बावजूद भी जो इनकम फैक्टर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर कोई भी दो कंट्रीज़ को हमें कंपेयर करना है तो। राइट, इसी को ध्यान में रखते हुए एक पैरामीटर दिया गया, एवरेज इनकम। सबसे पहले बोला गया कि एक काम करो, सारे कंट्रीज की टोटल इनकम, टोटल नेशनल इनकम निकालो और फिर हम कंपेयर करेंगे। राइट, तो सपोज हम यहाँ पे 3 कंट्री लेते हैं, 1 2 3। एक कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो 50,000 है, इतनी कम नहीं होती, लेकिन हमें क्योंकि इस चीज़ को समझना है इसीलिए हम इस चीज़ को समझेंगे। एक कंट्री की नेशनल इनकम है 50,000, दूसरी कंट्री की नेशनल इनकम है 1 लाख और तीसरी कंट्री की नेशनल इनकम भी है 1 लाख। ठीक है, 1 0 कम है। तो ये देखकर हमें लग रहा है
कि जो सेकंड और थर्ड कंट्री है वो इक्वली डेवलप्ड है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है 50,000, सेकंड कंट्री की पॉपुलेशन है 2 लाख और फर्स्ट कंट्री की पॉपुलेशन है थर्ड कंट्री की पॉपुलेशन है 50,000, तो क्या अभी भी आपके व्यूज वही रहेंगे कि सेकंड और थर्ड कंट्री डेवलप्ड है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं पर कैपिटा इनकम निकालूं, पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम, तो फर्स्ट कंट्री की एवरेज इनकम आ रही है 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000। सेकेंड कंट्री की एवरेज इनकम आ रही है 0.5 और थर्ड कंट्री की एवरेज इनकम आ रही है 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 2। तो इसको देख के हमें पता चलता है कि फर्स्ट नंबर पे जो कंट्री सबसे ज़्यादा इनकम है वो है 2 लाख, क्योंकि यहाँ के 50,000 लोग मिलके 1 लाख इनकम कमा रहे हैं इन केस ऑफ थर्ड, लेकिन इन केस ऑफ सेकंड 20 लाख लोग मिलकर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, राइट। सो इससे हम पर कैपिटा इनकम इसीलिए निकालते हैं ताकि हमें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पता चल सके कि वहाँ का डेवलपमेंट कितना है। सो थर्ड केस में पर कैपिटा इनकम है 2 विच इज मैक्सिमम, फर्स्ट केस में 1 और थर्ड रैंकिंग पे आता है हमारा कंट्री नंबर 2, राइट। सो इसीलिए यहाँ पर हमें पर कैपिटा इनकम दी गई है ये जानने के लिए कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप्ड है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पर कैपिटा इनकम है वो है $12056 पर एनम, कि एक कंट्री को तब हम डेवलप्ड बोलेंगे, तब हम रिच कंट्री बोलेंगे जब वहाँ पे हर एक इंसान, पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेजली हर एक इंडिविजुअल 12,056 यूएस डॉलर अर्न कर रहा है। और अगर कोई कंट्री $955 या उससे कम इनकम अर्न करती है तो हम उस कंट्री को बोलेंगे लो इनकम कंट्री। जो हमारी इंडिया है वो अर्न करती है $1820 पर एनम पर कैपिटा इनकम। तो जो इंडिया है वो कहाँ पर आती है? मिडल मतलब ना वो हाई रिच कंट्रीज में आती है ना ही लो कंट्री में आती है। इंडिया जो आती है वो हमारी आती है लो मिडल इनकम कैटेगरी के अंदर, राइट। कैसे हमें पता चला? क्योंकि यहाँ पे हमें पैरामीटर्स दे रखे हैं हाई लो के, और इसके जो भी बीच में कंट्री आएगी वो होगी लो मिडल इनकम कंट्रीज। सो ये एक पैरामीटर हुआ इनकम का। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हम एक पैरामीटर्स को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि वो कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, तो इसीलिए हमारे पास और भी पैरामीटर्स हैं। इनकम का पैरामीटर देखकर हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि वो कंट्री लो इनकम कंट्री है या फिर रिच कंट्री है, राइट। सो हमारा ये एक पैरामीटर हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। नेक्स्ट हम पैरामीटर देखेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। यहाँ पर जो इस टॉपिक के अंदर हमें दिया है वो दो कंट्रीज को कंपेयर करने की बजाय इंडिया के कुछ डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर किया है। जैसा कि फर्स्ट है, यहाँ पर हमें किस बेसिस पे कंपेयर करना है? इनकम के बेसिस पे और कुछ अदर क्राइटेरिया है उनके बेसिस पे, राइट। सो ये टेबल देखकर हमें क्या पता चलता है कि 3 स्टेट्स ये है, हरियाणा, केरला एंड बिहार। हरियाणा का पर कैपिटा इनकम 1516, पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंडिविजुअल का एक साल की इनकम बताइए। हरियाणा की है 1,62,034, वैसे ही केरला और बिहार। तो ये चार्ट देखकर हम ये बता सकते हैं कि भाई हरियाणा के पास जो इनकम है वो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ इनकम हरियाणा इज डेवलप्ड। लेकिन अगर हम कुछ और पैरामीटर्स देखें, कुछ और पैरामीटर्स जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो, ये अगर हम पैरामीटर्स देखें तो उसमें हरियाणा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 33। कमिंग टू इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब हर 1000 पे ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 साल से पहले ही वो डाई हो जाते हैं, कोई ना कोई रीज़न की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, राइट। सो 1 साल से पहले हर 1000 बच्चे में ऐसे कितने हैं जो जिनकी कोई ना कोई रीज़न की वजह से डेथ हो जाती है। लिटरेसी रेट का मतलब लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7th एंड द अबव एज ग्रुप, कि
कि 7 और 7 साल से ज़्यादा का जो एज ग्रुप है उसमें कितनी पॉपुलेशन लिटरेट है, कितनी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है। थर्ड इज net attendance ratio is the total number of children of age group 14 and 15 year attending school as a percent of total number of children in the same age group। मतलब 14 और 15 साल की जो एज ग्रुप है उस एज ग्रुप के अंदर के सभी बच्चे में से कितने परसेंटेज लोग स्कूल अटेंड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेट्स का डेटा है, हरियाणा, केरला, बिहार। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें तो सबसे अच्छी है केरला की। 10 क्या शो करता है कि हर 1000 में 10 ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल से पहले मर जाते हैं। लेकिन हरियाणा और बिहार का बहुत ही ज़्यादा है, हरियाणा का 33 और बिहार का तो बहुत ही ज़्यादा है, 38। लिटरेसी रेट केरला की है 94% और हरियाणा की है 82%। 94% मतलब कि 7 और 7 से ऊपर के जो बच्चे हैं उनमें से 94% लोग लिटरेट है, मतलब हर 100 बच्चे में 94 लिटरेट है। हरियाणा में 82 है और बिहार में सबसे कम है 62। नेक्स्ट हम बात करें नेट अटेंडेंस रेशियो, अगेन केरला का सबसे अच्छा है 83, हरियाणा का 61 एंड बिहार का सबसे कम। तो बिहार को तो हम पहले ही आउट कर देते हैं, पहले ही बोल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी अच्छा नहीं है, लिटरेसी रेट भी अच्छा नहीं है और नेट अटेंडेंस रेट भी अच्छा नहीं है। बात आती है हरियाणा और केरला। दो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, लेकिन जो अदर फैक्टर्स की बात करें उसमें केरला बहुत आगे है। सो यहाँ पर हमारे हो गए 2 पैरामीटर्स, इनकम पैरामीटर एंड अदर पैरामीटर्स। जहाँ पर अभी जो compete कर रहे हैं वो है हरियाणा और केरला। थर्ड पैरामीटर इज पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटीज़ में ऐसी फैसिलिटी आती है जो कि आप मनी से बाय नहीं कर सकते। आपके पास भले कितने ही रुपए हो, आपके पास, आप चाहे उस कंट्री के रिचेस्ट पर्सन हो, फिर भी आप वो चीज़ बाय नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें आती है पब्लिक फैसिलिटी में। money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to be well। जैसे अभी जो हमारा एनवायरनमेंट चल रहा है, कोरोना वायरस एनवायरनमेंट, तो अभी अगर आपके पास, आप कितने भी रिचेस्ट पर्सन हो, आप कोरोना की वैक्सीन राइट नाउ नहीं परचेज कर सकते, आप कोरोना से फ्री नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अभी इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और जो ये कोरोना वायरस है वो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, राइट। सो वो आता है पब्लिक फैसिलिटी में। आप कितने भी रिचेस्ट पर्सन हो, आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं बाय कर सकते कि भाई मैं यहाँ पर आपको इतने रुपए देता हूँ, मुझे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दो। आप वो चीज़ बाय नहीं कर सकते। सो ये जो सारी चीज़ें आती है वो आती है पब्लिक फैसिलिटीज़ में, कि एक कंट्री की पब्लिक फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी है। और ये जो फैसिलिटीज़ है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट। अगेन पब्लिक फैसिलिटीज़ में आती है कि ऐसी चीज़ें जो आप मनी से बाय नहीं कर सकते, दैट इज़ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो गया, या फिर अनअल्टर्ड मेडिसिन हो गई, अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन, या फिर बहुत ही प्योर गुड्स। क्योंकि आज जो भी मेडिसिन है, जो भी गुड्स है, सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये सारी ऐसी चीज़ें जो आप मनी से बाय नहीं कर सकते, राइट। एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि सपोज आप एक विलेज में हो, ऐसे विलेज में जहाँ पर कोई भी पढ़ना नहीं चाहता, राइट। खाली आप ऐसे हो, खाली आप एक सिंगल स्टूडेंट ऐसे हो जो कि आप पढ़ना चाहते हो, तो क्या ऐसे विलेज में गवर्नमेंट आके आपके लिए स्पेसिफिकली स्कूल प्रोवाइड करेगा? नहीं, राइट। सो कोई भी एक विलेज में स्कूल होना या कोई भी एक विलेज में फैसिलिटीज़ होना किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग कितने इंटरेस्टेड है। थोड़ा सा हम रीड करेंगे यहाँ पे, यहाँ से। So you are actually able to study because many other children also want to study and because many people believe that the government should open the school। आप एक विलेज में तभी पढ़ पाओगे, आप एक सिटी में तभी पढ़ पाओगे जब बाकी के स्टूडेंट भी पढ़ना चाहेंगे, राइट। तब बाकी के पीपल भी ये बिलीव करते हैं कि
गवर्नमेंट को वहाँ पे स्कूल ओपन करनी चाहिए एंड प्रोवाइड अदर फैसिलिटी सो दैट ऑल द चिल्ड्रन हैव अ चांस टू स्टडी. Even now, in many areas, children, particularly girls, are not able to go to school because the government society has not provided the adequate facility. आज अगर हमें देखा जाए कि काफ़ी विलेजेस में गर्ल्स नहीं जा पाती स्कूल. क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों का ऐसा बिलीफ नहीं है कि गर्ल्स को स्कूल जाना चाहिए. वहाँ के लोगों को ऐसा नहीं लगता कि गर्ल्स को पढ़ाई करनी चाहिए. इसीलिए ऐसे विलेजेस में गवर्नमेंट ने भी कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की है. तो गवर्नमेंट किस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वहाँ के लोगों की मेंटालिटी, वहाँ के लोगों का बिलीफ, वहाँ के लोगों का इंटरेस्ट. राइट. सो यहाँ पर ही हमने एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को ख़त्म किया. फाइनली कुछ कंक्लूजन पे आते हैं. केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी. आज क्यों केरला के पास सबसे कम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है? क्योंकि वहाँ की हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है. अगर आप बीमार हो गए और वहाँ पे अच्छी हेल्थ फैसिलिटी होगी तो डेफिनेटली हम वहाँ के जो 1 साल से कम के बच्चे हैं उनको बचा पाएंगे. Similarly, in some states, public distribution system function well. Public distribution system अच्छा है. Health and nutritional status of people of such state is certainly likely to be better. ऐसे states जहाँ का public distribution system अच्छा है, वहाँ के लोगों की generally health और nutritional level को अच्छा देखा गया है. सो ये हमारे हो गए कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनके बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर एरिया, वो पर्टिकुलर स्टेट या वो पर्टिकुलर कंट्री कितनी डेवलप्ड है या कितनी अंडर डेवलप्ड है. लास्ट जो हमारा पैरामीटर है वो हमारा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जिसके खुद में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. और ये टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी इन द नेक्स्ट वीडियो विल गेट ओवर.